नमस्कार। तो छात्रों, आज के इस एकांकी अध्ययन के द्वितीय सत्र में हम सूखी ढाली एकांकी के दृश्य 1 को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पिछली कक्षा में पात्र परिचय, चरित्र चित्रण और दादाजी का व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर या फिर दादाजी के व्यक्तित्व को लेकर वट वृक्ष के साथ दादाजी के व्यक्तित्व की तुलना करते हुए हमने पूर्व पीठिका देखी, उसी को आगे लेते हुए हम आज अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। तो पहले दृश्य में दादाजी के संपूर्ण परिवार के चरित्रों का चित्रण मिलता है। जैसे एकांकी की शुरुआत होती है, दादाजी का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले में सरकार ने दादाजी को एक मुरब्बा ज़मीन दी थी। मुरब्बा ज़मीन अर्थात तोहफे में। किंतु दादाजी सरकार की इसी कृपा ही पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा, दूरदर्शिता और रसूख से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। यहाँ पर छात्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे दादाजी के व्यक्तित्व को लेकर जिन गुणों की चर्चा की है, अगर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी होने के नाते आप भी उन गुणों का पालन करें तो द्वितीय वर्ष की उपाधि पूर्व कक्षा के जो भी नतीजे निकलेंगे, आप भी दादाजी जैसे ही परिश्रमी, निष्ठावान और दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए रसूख अर्थात कैपेबिलिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप भी 1 के बदले 10 मुरब्बे अर्थात तोहफे, गिफ्ट्स बना सकते हैं। उनके 2 बेटे और पोते, जैसे मैंने बताया था, दादाजी का बड़ा बेटा सैनिक था, मंझला बेटा घर के कामों में मदद करता था, छोटा बेटा डेयरी, फार्म और ज़मीन के काम को संभालता था। तो अब सेना पद से निवृत्त होने के बाद बड़ा बेटा और छोटा बेटा, मंझला पोता, बड़ा पोता, ये सारे घर पे नहीं रहते। ये ज़मीन, फार्म और डेयरी तथा हाल ही में लगाई हुई उनकी चीनी के कारखाने की देखभाल भी करते रहते हैं। उनके 2 बेटे पोते ज़मीन, फार्म, डेयरी और चीनी के कारखाने का काम की देखभाल करते हैं, जो उन्होंने हाल ही में अपनी ज़मीन पर लगाया। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की के साथ हुआ है। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार बनकर और उनकी छोटी पतोहू का सुशिक्षित होकर आना अपने आप में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। यह दादाजी के परिवार के संयुक्त स्वभाव को या फिर संयुक्त संदर्भ को देखते हुए पढ़ी लिखी बहू का घर में आना और बेटे का सरकारी महकमे में काम पर लगना, दोनों विशेष बातें हैं। पहली बात अर्थात परेश का तहसीलदार होना, इस बात से सरकारी हलके में अर्थात डिपार्टमेंट्स, उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और भी आदर होने लगा है। किंतु साथ ही दूसरी बात अर्थात दादाजी के पोते की जो पत्नी है, छोटी बहू के नाम से जो जानी जाती है, उनके परिवार के लिए संकट की बात बन चुकी है या संकट उपस्थित हो गया। कैसे? उनकी तीनों बहुएं जो आज घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी साधी महिलाएं हैं। यहाँ पर सीधी साधी का तात्पर्य निकाला जाता है कि वो बेपढ़ है, मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सुसंस्कृत, संस्कारी और घरेलू स्त्रियां हैं। उन सब में उनकी पोती इंदु, जो
प्राइमरी स्कूल तक बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त है। प्राइमरी स्कूल अर्थात चौथी कक्षा तक अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादाजी अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु इस ग्रेजुएट पतोहू के आने से, पतोहू अर्थात पोते की बहू, पतोहू के आने से, जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, कुटुंब के तालाब में इस प्रकार लहरें सी उठने लगी हैं कि जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। तो छात्रों, यहाँ पे ये जो वाक्य है, कुटुंब के तालाब में लहरें उठना, मतलब कुटुंब एक ऐसी परिस्थिति है या ऐसा संदर्भ है जहाँ पर अलग अलग सोच रखने वाले, अलग अलग मन से काम करने वाले सभी लोगों को घर का जो मुखिया होता है वो अपनी सूझबूझ समझ से एकजुट करके रखता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि पीढ़ियों के स्वभाव में आने वाले बदलाव या पीढ़ियों को मिलने वाले शिक्षण व्यवस्था के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ियों की सोच में अंतर आने लगता है और वही अंतर घर के वातावरण को खराब करता है। इसी का उदाहरण वो देते हैं, जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट फेंकने से या फिर पत्थर फेंकने से जैसे लहरें पैदा होती हैं या फिर खलबली मचती है, वैसा ही पढ़ी लिखी छोटी बहू का घर में आना दादाजी के सम्मिलित कुटुंब व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। अब एकांकी आगे बढ़ती है, एकांकी शुरू होता है। तो छात्रों, पहले ये जान लीजिए कि किसी भी एकांकी का मंचन करने के लिए, टू एक्ट ऑन स्टेज, तो उसके लिए एक बैकग्राउंड बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं स्टेज। तो वो स्टेज यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। मान लो अगर आप सूखी डाली एकांकी का मंचन करते हैं तो आपको ये सेटअप वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जैसे पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रेंडेव है। अंग्रेजी में वहाँ पे दिया गया है सम्मेलन स्थल। रेंडेव को सम्मेलन स्थल कहा जाता है, मीटिंग स्पॉट। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां यहाँ पर धूप लेती हैं, कभी चरखे काटती हैं, कभी गप्पे उड़ाती हैं, कभी लड़ती झगड़ती हैं और कुछ न हो तो स्नान घर में पड़े कपड़े ही धोया करती हैं। यह स्नान घर बाहर के आहते में, आहता अर्थात सिट आउट, मतलब घर का वो हिस्सा जो बिल्कुल दरवाजे के बगल में ही पड़ता है, आहते में है। दाई दीवार के कोने में जो दरवाज़ा है उसके साथ ही बाहर को रसोई आदि से निपटकर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः रोज़ वहाँ कपड़े धोया करती हैं और निरंतर वहाँ कपड़े धोने की ध्वनि बरामदे में गूंजा करती हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए किन किन के कमरे कहाँ पर हैं, घर का वातावरण कैसा है, कौन ऊपर वाले तल्ले पे रहता है, कौन बीच वाले तल्ले पे रहता है, कौन निचले तल्ले पे रहता है, आदि सारी चीज़ें यहाँ पे आगे बढ़ती हुई जाती हैं। तो आगे सामने की दीवार के साथ गैलरी के उधर 2 तख्त बिछे हैं। तख्त अर्थात बैठने के लिए जो दीवान जिसको हम कहते हैं, घर पे होता है वो सोफ़ा नहीं होता लेकिन सोफ़े जैसा बैठने की चीज़ होती। तो 2 तख्त बिछे हैं। 2 एक चारपाइयाँ दीवार के साथ खड़ी हैं। चारपाइयाँ ये आजकल देखने को मिलती नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दो, ढाबे पे जैसे आप यात्राएं करते हैं, आप लोग देखते हैं पंजाबी ढाबे होते हैं, तो ढाबों के सामने जो सूत से या फिर कात से बनी हुई चारपाइयाँ आप लोगों ने देखी होंगी, तो वैसी चारपाइयाँ पहले के लोग उन्हें आसन के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो 2-4 चारपाइयाँ दीवार से लगी खड़ी हैं। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी को अंग्रेजी में आप इजी चेयर कहते हो, वो भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी काफ़ी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है।
केवल गैलरी से ही स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है और पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी हुई सी दाई तरफ के तख्त पर बैठ जाती। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो होता क्या है, दोपहर के समय दोपहर के भोजन के लिए घर के सभी सदस्य एकत्रित होते थे, साथ में मिल बैठ के खाना खाते थे। इसलिए लेखक यहाँ पे लिखते हैं दोपहर होने में अभी काफ़ी देर है। तो बरामदे में जब सब मिलजुल के बैठेंगे तो आवाज़ तो होगी, लेकिन अभी कोई आया नहीं है, इसलिए वहाँ पे निश्शब्दता भी है। तो इसी सिलसिले में देखा जाता है कि पर्दा उठते उठते घर की एक सदस्य जिसका नाम है इंदु, ये बहुत ही मुख्य किरदार है इस एकांकी का। तो इंदु बिफरी हुई मतलब गुस्से में आग बबूला होकर, क्या करूं क्या न करूं से समझ में नहीं आ रहा है। तो आती है, ऊपर से गैलरी से उतरती हुई आती है, बरामदे में एक जगह पर बैठ जाती। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भुकुटी चढ़ी हुई है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। तो इंदु और बड़ी बहू ऊपर से नीचे आई। इंदु गुस्से में है, भुकुटी अर्थात आईब्रो चढ़ी हुई है, मतलब वो टेंशन में है। बड़ी बहू इंदु से कहती है, उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने। तो इंदु उसका जवाब नहीं देती। बड़ी बहू फिर पूछती है, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो, मतलब तुम्हारे इस गुस्से का कारण क्या है। इंदु गुस्से में कहती है, और क्यों, ईंट मारती। बड़ी बहू तुरंत कहती है, कुछ कहो भी, पहेलियां मत बुझाओ। इंदु कहती है, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख हैं, गंवार हैं और असभ्य हैं। बड़ी बहू इस पर आश्चर्य से पूछती है इंदु से, क्या इतना सब कहा। इंदु कहती है, सुनो, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मिश्रानी अर्थात घर की देखभाल करने वाली, काम करने वाली औरत। तो मिश्रानी से मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। बड़ी बहू पूछती है आश्चर्य के साथ, काम से हटा दिया, भला क्या दोष था उसका। इंदु कहती है, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू को इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वो कहती है, काम करना नहीं आता। तब इंदु बड़ी बहू के इस प्रश्न पर उत्तर देती, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला कितने दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते हुए। किंतु बहू रानी बिल्कुल न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि तू हट, मैं सब कुछ स्वयं कर लूँगी। अभी तक इतना तो सलीका नहीं है कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी। तो इस बात में एक शब्द आता है सलीका। सलीका मतलब काम करने का तरीका। छात्रों, कोई भी काम अपने एक मूल रूप से या फिर एक ढंग से किया जाता है। किसी भी काम को हम कैसे भी करके समाप्त नहीं कर सकते। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल होता है सलीका। तो आगे बढ़ते हैं। बड़ी बहू इस पर पूछती है इंदु से, सलीका नहीं आता। इंदु कहती है, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यह मिश्रानी घर का काम कर रही है। घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी, नौकर से काम लेने के लिए भी तमीज़ होनी चाहिए। बड़ी बहू इस पर कहती है, हाँ और क्या, तुमने सही कहा। तो छात्रों, क्या यहाँ पे इंदु ने सही बात की थी अपनी भाभी से? हाँ, कुछ भी हो, मानवीय संबंधों की बात जब आती है तब देखा जाता है कि बड़े छोटों में बातचीत करने के ढंग या सलीके को लेकर भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। इंदु झट से बोलती है, वह तमीज़ तो बस
आप लोगों में है। मैंने भी कहा, तुम तो लड़ते हो भाभी, मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर भाभी इंदु से कहती है, और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर जो यहीं आकर देखे। फिर कहने लगी कि काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं होता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ होती है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी न टिकती। इस पर बड़ी बहू कहती है, कहीं उसने इतनी सारी बातें? इंदु कहती है, और कैसे कही जाती है भाभी, जब से आई है यही तो सुनते जा रहे हैं कि नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, और हम स्वयं भी गंवार। बड़ी बहू चकित और विस्मित से चुपचाप इंदु की बातें सुनते खड़ी रहती है। इंदु, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो। एक मिश्रानी और ले आती तो हम गवार भी उससे कुछ सीख लेते। तो इस प्रकार बातों बातों में इंदु अपनी बड़ी भाभी का अपमान भी कर जाती। उतने में छोटी भाभी मतलब इंदु की माँ, छोटी बहू की सास, परेश की माँ पधारती है। आते ही बेटी से पूछती है, क्यों इंदी बेटी, क्या बात हुई? यह रजवा क्यों रो रही है? कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इससे? इंदु कहती है, मीठी बात वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी? छोटी भाभी इस पर कहती है, यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? उतने में रजवा करती है, माँ जी, आज उन्होंने बरबस मुझसे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आप लोगों की सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर नहीं किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम न करने जाऊंगी। तभी छोटी भाभी कहती है, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई, तू तो उम्र में बड़ी है। उतने में इंदु कहती है, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती। अपने मायके के सामने तो किसी को कुछ समझती ही नहीं, और गज भर की जबान है जो जब देखो कैंची की तरह चलती रहती। उतने में बड़ी बहू कहती है, बात यह है छोटी माँ कि बड़ी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी बातों से घृणा है। तभी छोटी भाभी चिंतित मुद्रा में कहती है, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर स्नेह प्रेम, इस प्रकार का व्यवहार ही चलता है। उतने में मंझली बहू आती है, हंसते हुए आती है। इंदु कहती है, क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो? तभी मंझली बहू बात बताने से पहले फिर से हंसना शुरू करती है। दोनों, क्या बात है आज इतनी हा हा ही हो रही है? तभी इंदु कहती है, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। तभी मंझली बहू कहती है, मैं कहती हूँ कि आज भाई परेश की वह गत बनी कि देखने बनता था। तभी छोटी भाभी कहती है, ओहो, तुम्हारी हंसी भी बहू। मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी छोटी माँ। अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास चला गया। बड़ी बहू और इंदु दोनों एक साथ पूछती हैं, क्या बात हुई ऐसी भी? तभी मंझली बहू कहती है, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, ये मत समझना कि मैं उनकी बातें सुनने गई थी। बहुत सी बातें तो मैंने सुनी नहीं और बहुत सी समझ भी नहीं पाई, क्योंकि अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रहे थे।
छोटी बहू का पारा कुछ बढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान करके कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो छोटी बहू कहने लगी, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। इस पर परेश उसे समझाने लगा कि हमारे बुजुर्ग तो इन्हीं का उपयोग करते थे। तो बीच में ही परेश की बात काटी और छोटी बहू ने कहा, हाँ, तो हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुसरण करें? हंसती है और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक देती है। तो छात्रों, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी तक हमने जो भी सुना, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सम्मिलित कौटुंबिक व्यवस्था में जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे सबके मन को समझना कितना कठिन है और बातें एक कान से दूसरे कान तक पहुँचते पहुँचते कितना रूप रंग बदल लेती हैं। इंदु और छोटी बहू के बीच जो झगड़ा हुआ था, सिवाय इंदु और छोटी बहू के किसी को पता नहीं, लेकिन इंदु के पक्ष की बात सुनते हुए ऐसा लगता है कि छोटी बहू ही सरासर गलत है। इस पर इंदु और परेश की पुराने फर्नीचर को लेकर जो बात होती है, उसमें पुरानी सोच और नई सोच का पूरा तकाजा हम लोगों को मिल जाता है। फिर अब देखा जाए तो पढ़े लिखे स्त्री एवं पुरुष में वैचारिक भिन्नता कैसी आती है, उसका भी अंदाज़ा हमको यहाँ पे मिलता है। क्यों? क्योंकि परेश बेला को समझाने की कोशिश कर रहा है कि फर्नीचर घर से बाहर न रखें, लेकिन बेला है नई सोच की लड़की, तो वो नए फैशन की नई चीज़ें अपने घर पर लाना चाहती है, इसका वहाँ पे अंदाज़ा मिल जाता है। फिर मंझली बहू कहती है कि परेश ने कहा, इस फर्नीचर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्हें कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं थी। अब यदि मैं जाकर इन्हें रखने पर आपत्ति करूँगा तो दादाजी कहेंगे तहसीलदार होते ही लड़के का दिमाग फिर गया है। उतने में मंझली भाभी और बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। फिर छोटी भाभी कहती है, परेश मेरा बेटा भला बेटा है। मंझली भाभी, तब बहू ने कहा, तो न रखो हो, मैं तो इस गले सामान को अपने कमरे के पास न फटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है, मेरे मायके में। इतने में इंदु का क्रोध भरा स्वर फिर निकला, बस उसे तो अपने मायके की ही पड़ी रहती है 24 घड़ी। फिर मंझली बहू कहती है, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों, बहुमूल्य फर्नीचर का जो बखान किया, महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। मंझली बहू कहती है, मैं तो चुपके से चली आई, ज़बान है छोटी बहू की या कतरनी, और फिर जब अंग्रेज़ी बोलने लगती है तो कुछ समझ में नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना मुंह लेकर रह जाता, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु कहती है, बस ज़बान ही ज़बान है, बात तो जब है तब काम भी हो। एक काम को कहो तो 100 नाक भौं चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वो तो अभी पड़े पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। गुसल खाना बाथरूम। छोटी भाभी कहती, गुसल खाने में गल रहे हैं तो उठा क्यों नहीं लाई उन्हें, जा भाग कर उठा ला, फटक कर आंगन में डाल दे, कहीं दादाजी आ गए, उन्हें ज़रूरत पड़ी तो फिर बवाल मच जाएगा। और उतने में इंदु परेश के बारे में सुनती सुनाती आगे बढ़ती है और छोटी भाभी दादाजी के कपड़ों की चिंता लिए इंदु को समझाती है और बाकी घर की बहुओं को कहती है कि मैं समझा दूंगी छोटी बहू को, तुम लोग अपने अपने काम पे लगो, दोपहर होने को आई है, दादाजी खाने पे आते ही होंगे। तो ये पहला दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है, पर्दा गिरता। तो छात्रों,
यहाँ पर बताने की एक ही चीज़ है कि घर की स्त्रियाँ आपस में तालमेल बिठाना तो चाहती हैं, नई बहू को स्वीकार करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोच की विभिन्नता जो है, और ये विभिन्नता आती है शिक्षण के कारण। जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो कम पढ़े लिखे लेकिन अनुभवी लोगों की बातों को मजाक समझकर हंसी में उड़ाते हैं, या फिर अपने ज़्यादा पढ़े लिखे होने के अहम को लेकर, अपने वर्चस्व को लेकर उन्हें कम समझना शुरू करते हैं। जो पारिवारिक व्यवस्था में रिश्तों की जो मर्यादा होती है उस पर असर पड़ना शुरू होता है, और व्यक्तिगत स्वातंत्र, यहाँ पर वही बात है, व्यक्तिगत स्वातंत्र मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक निजी स्थान है, सम्मान है, जो परिवार में उसके अनुरूप ही चलना पड़ता है। अगर कोई सदस्य उन स्थितियों से इनकार करे तो उसे पूरे घर के अपहास्य का शिकार होना पड़ता है। तो छात्रों, आज के इस द्वितीय सत्र में हम इस पहले दृश्य को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले तीसरे सत्र में हम इसका दूसरा दृश्य लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इसे एक बार फिर से पढ़िए और इससे संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उनकी तैयारी कीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में लिखकर पोस्ट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको वापस मिल जाएगा अगले सत्र की शुरुआत में। धन्यवाद।